आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने इतना इंतजार किया। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सुरेंद्र जड़ावत जी, श्री उदयलाल आंजना जी, श्री राजेंद्र सिंह बिहुड़ी जी, श्री शंकरलाल बैरवा जी, श्री बद्रीलाल जाट जी, श्री भेरूलाल चौधरी जी, श्री संदीप शर्मा जी, श्री प्रीति शक्तावत जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, आप अपना काम छोड़ के यहाँ आई हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। भाइयों, आपका भी स्वागत। आप सबने मारो घणो राम राम सा। आपरी वीर प्रसुता भूमि में ने नमन। अठे महाराणा प्रताप रा शौर्य, मीराबाई री भक्ति, पन्ना धाय रो त्याग और रानी पद्मिनी रा बलिदान री गाथा लिखी है। आप सगला चित्तौड़गढ़ रा निवासियां ने जय राम जी री करू हूं। सावलिया जी धाम और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूं। ये वीरों की धरती है। गर्व है इस धरती में आपको? जोर से बोलो। गर्व है अपनी धरती में, गर्व है अपने प्रदेश में, गर्व है अपने देश में। मुझे भी बहुत गर्व है, इसीलिए मेरी ध्यान से बातें सुनना। आपके काम की बात करने आई हूं, चुनाव की बात नहीं, आपके काम की बात करने आई हूं, तो एकदम ध्यान से सुनो। आपसे कुछ चाहती हूं मैं, बाद में आपको पता चलेगा। देखिए, ये महाराणा प्रताप जी की धरती है। उनके साथ गाड़िया लोहारों ने एक शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं होगा तब तक किले में प्रवेश नहीं करेंगे। मालूम है आपको ये कहानी? तो प्रवेश कब किया इन्होंने, कौन बताएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माणिकलाल वर्मा जी के साथ किले में इनके साथ प्रवेश किया जब भारत आजाद हुआ तब। तो ये जो आपकी परंपराएं हैं, किसी ने शपथ लिया कि किले में कभी नहीं जाएंगे, एक पूरे कौम ने, जब तक आजादी नहीं होगी। महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत जो लड़े अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। किस लिए लड़ी, कौन बताएगा? किस लिए लड़ी? अपने लिए लड़ी, देशवासियों के लिए लड़ी, देशवासियों की आजादी के लिए लड़ी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि तब तक ये देश पूरी तरह से आजाद नहीं होगा जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा। ग्राम स्वराज का मतलब है जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, जब तक एक एक देशवासी को सशक्त नहीं करेंगे। गांव से लेकर शहर तक हर जगह सबको आजादी में का एहसास होना चाहिए और सब सशक्त होने चाहिए। तो देखिए, बहुत साल गुजर गए, आप भाजपा के नेताओं के भाषण सुनते होंगे, उनके मुताबिक तो 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। ये अलग बात है कि सब पढ़े लिखे हैं, कहाँ पढ़े हैं भाई? किन्होंने पाठशालाएं बनाई, किन्होंने कॉलेज बनाए जिनमें ये पढ़े, किन्होंने इनकी डिग्रियां दी, जहाँ जहाँ इन्होंने रोजगार किया, वो कंपनियां किसने बनाई? 70 सालों से हम आजाद हैं, सही बात? 70 सालों से हम आजाद हैं और इन 70 सालों में हमारी राजनीति आस्ते आस्ते बदलती जा रही है। आप सबको मालूम है कि आज जो देश में परिस्थितियां हैं, जो देश में राजनीति स्थापित हुई है, वो किस तरह की राजनीति है? आप ही कह रहे हैं, धर्म पे आधारित राजनीति कर रही है भाजपा। तो ये धर्म के आधारित राजनीति होती क्या है?
क्योंकि देखो धार्मिक तो हम सब हैं, आप हो, मैं हूं, सब है ना, मेरी बहनें, आप सब धार्मिक हैं, सब पूजा करती हैं। और आप सब नहीं तो जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, उनके जितने भी मानने वाले लोग हैं वो सब धार्मिक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब धार्मिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, दिल में धर्म है और सबकी आस्था है और सब उस आस्था को दिल में मानते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो आपको सिखाता है कि एक दूसरों को मार काटो? कोई धर्म नहीं है ना, कोई ऐसा धर्म नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो आपको सिर्फ अच्छी बातें सिखाएगा। वो सिखाएगा कि सबका आदर करो, मान सम्मान करो, सबका, सबसे प्रेम से बात करो, किसी को सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करो, यही सिखाता है धर्म। तो ये धर्म पे आधारित राजनीति क्या है, कैसे उभरी और आज कैसे पूरे देश में चल रही है, इसके बारे में सोचने की बहुत आपको ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि देखिए मेरी समझ में ये ऐसी राजनीति है जो आपका ध्यान भटकाना चाहती है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि आप सब धार्मिक हैं, सब जानते हैं कि जब धर्म की बात करेंगे तो आपके जज्बात उभरेंगे। सब जानते हैं, बहनें, आपके घर कोई आए, बड़ी धार्मिक बात करे और फिर बोले कि मुझे वोट दे दो, तो आपको बुरा लगेगा ना कि भाई धार्मिक इंसान है, अच्छी अच्छी बातें करके आया गया है, उसको तो वोट देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना? लेकिन सोचो, वो इंसान आपके पास धर्म की बात चुनाव के समय क्यों कर रहा है? आपके पास आकर आपसे कुछ चाहता है। और आप समझिए कि ये जो राजनीति आपने पूरे देश में लागू होने दी है, ये आप ही का इस्तेमाल कर रही है। ये धर्म की बातें, जाति की बातें चुनाव के समय जो उठाते हैं, वो चाहते हैं कि अपना स्वार्थ आपसे साधें। अगर आप इस बात को आज नहीं समझेंगे तो 5 साल और भुगत लो, 5 साल भुगत लो। अगर आप इस बात को ठीक तरह से समझ लेंगे और आप नेताओं से, राजनीतिक दलों से जवाबदेही मांगेंगे, आप विकास मांगेंगे, आपकी समस्याओं का हल मांगेंगे, तो आप भटक नहीं सकते। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं, क्योंकि 2 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कितने सालों से चल रही है बहनों और भाइयों? 18 सालों से। 18 सालों से बार बार भाजपा को वोट दिया जा रहा है। जब मैं किसी के घर जाती हूँ, पूछती हूँ कि भाई क्यों दे रहे हो वोट? तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं की, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करा दी, फीस भरा दी, मेहनत कर ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्यों बार बार वोट दे रहे हो? तो जवाब ये मिलता है कि दीदी धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जब वोट दे रहे हो तो नेता क्या सोच रहा है? चालाक होता है, सुन लो, होता है कि नहीं? मंच पे खड़े होके कह रही हूं, किसी भी नेता को इतनी छूट दे दो कि वो आलसी बन जाए, उसकी जवाबदेही हटा दो, उसको पता चल जाए कि भाई मैं इधर उधर की बातें करूंगा, धर्म की बात कर लूंगा, जाति की बात कर लूंगा, कुछ और बोल दूंगा, ध्यान भटका दूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम क्यों करेगा बहनों और भाइयों? आपने आदत जो बिगाड़ दी है। अब जब आप खुद ही कह रहे हो, जब मैं किसी के घर जाती हूँ, वो महिला खुद ही मुझे कह रही है कि भाई मैं, काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वोट मैं धर्म के आधार पे दूंगी, तो आदत बिगाड़ने वाले तो आप हो गए ना। इस बार मत बिगाड़ना। ये जो आपकी जो परंपरा है ना, कि मैंने सुना है कि भाई राजस्थान में एक बार ये सरकार, एक बार वो सरकार, एक तरह से ठीक है, समझ में आती है परंपरा, लेकिन इस बार परंपरा को पलटो, नहीं तो जो मध्य प्रदेश में 18 सालों से चल रहा है वो यहां हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्या चल रहा है। सुनिए, मैं गहलोत जी से हेलीकॉप्टर में पूछ रही थी कि गहलोत जी, आपके राज्य में कितने रोजगार दिलवाए आपने? तो उनके साथी थे, उन्होंने कहा 3 लाख। गहलोत जी ने मुझे कहा, देखो 2 लाख तो हमने दिलवाए हैं और जो 1 लाख और है वो
दिलवाने के प्रोसेस में हैं। तो ठीक है, 2 लाख मानते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 3.5 सालों में कितने रोजगार दिलवाए होंगे? कि महंगाई राहत कैंप लगा रही है प्रदेश सरकार और महंगाई बढ़ा रही है केंद्र की सरकार। कभी सुनी है ये बात? कभी ये नौबत आई है कि प्रदेश की सरकार को महंगाई राहत कैंप लगवाना पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। बहनों, आप तो कम से कम दिवाली मना पाई हैं। मध्य प्रदेश की जो मेरी बहनें हैं रोती हैं जब दुकान जाना पड़ता है, धनतेरस के लिए बर्तन खरीदने पड़ते हैं, जब लिपाई पुताई करनी है घर की, किसी के लिए बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, दिए खरीदने हैं, कोई पटाखा मांग रहा है बच्चा, कर नहीं पाती हैं। बहनें अगर वो बाजार जाती हैं और सोचती हैं कि खाना बनाना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा, दिवाली पे मेहमान आएंगे, तो घबराहट होती है दिल में। और यहाँ महंगाई के राहत के कैंप इसलिए लगाए गए ताकि आपको इस महंगाई से जितना हम बचा सकते थे हमारी सरकार ने बचाने की कोशिश की। आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ठीक है। पिछली बार मैं यहाँ आई थी तो मैं 2 जनों से मिली थी। एक का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसने हाथ जोड़ के गहलोत जी को धन्यवाद दिया, बोला कि मुझको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। 25 लाख तक आपको आपका इलाज मुफ्त मिलता है। वहां मध्य प्रदेश में देखिए जहां भाजपा की सरकार है, हर स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें हर स्तर पर खाली पद हैं। खाली पद है, ये नहीं है कि नौजवान नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, उन पदों को भरा ही नहीं जा रहा है। तो जहां जहां ये लोग आपके लिए काम कर सकते थे उन्होंने किया नहीं। जहां इनके प्रदेश हैं वहां सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा परेशानी, किसान भी परेशान है। वहां तो खाद की भी किल्लत है। खाद के लिए जब लाइन में खड़े होते हैं वहां पे तो किसान से बोला जाता है कि भाई पहले अपना कर्ज चुकाओ, बैंक में जाओ, कर्ज चुकाओ तभी खाद मिलेगा। नई चीज ये कि मोदी जी ने अपना स्टिकर चिपका दिया, उस पर अपनी फोटो उस पर चिपका दी, तो चुनाव आयोग ने बोला मध्य प्रदेश में अभी खाद का वितरण बंद करिए। बेचारा किसान रो रहा है, त्रस्त है, सीजन निकले जा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है। क्योंकि इतने अक्लमंद है भाजपा के नेता कि चुनाव के समय खाद पर भी अपनी फोटो लगाना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं अपने प्रदेश में? विकास की जो मेरा पेंशन आपने काटा मेरे हाथों में दे दो, मैं खुद हिफाजत कर लूंगा। आप यही कह रहे हैं। आपको घबराहट है कि कहीं उसका निवेश कहीं गलत जगह कर लिया और गवा दिए आपके पैसे, तो आपकी 20 साल की जो आपकी मेहनत थी उसका क्या होगा? आप जब सरकारी रोजगार ढूंढने निकले थे, जब आप नौजवान थे, तो इसलिए ढूंढने निकले थे कि आपके दिल में यह था कि भाई सरकारी रोजगार है, कुछ सुरक्षा मिलेगी, बाद में भी 20 साल बाद भी मुझे पेंशन मिलेगा। तो आपकी ये एक ही मांग है। कोई सुनवाई हो रही है आपकी? केंद्र की जहां केंद्र की सरकार हो, भाजपा की, प्रदेश की हो, जहां भाजपा की सरकार है, कहते हैं पैसे नहीं है। किसान की क्या मांग है? किसान राहत चाहता है। यहां गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ किए, शायद 14,000 करोड़, 1400 कितना, 15,000 करोड़ के कर्ज माफ किए किसानों के, ताकि आपकी सहायता हो जाए। जितने संकटों का आप सामना कर रहे हैं उनमें आपको मदद मिल जाए। आपने 1.5 साल पहले देखा, देश का किसान आंदोलन कर रहा था। उस समय मैं यूपी में काम कर रही थी। दिल्ली में लाखों किसान बैठे हुए थे महीनों के लिए, सर्दी थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। यूपी में इन्हीं के मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल डाला। वो मंत्री उनके साथ मंच पे बैठता था, कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं थी। बहनों और भाइयों, सुनवाई कब हुई? जब चुनाव आया। यूपी का चुनाव आ रहा था, अचानक काले कानून वापस ले लिए, तभी सुनवाई हुई। तब तक किसान की कोई सुनवाई नहीं थी, सरकारी कर्मचारी की कोई सुनवाई नहीं है। महिलाओं की 18 सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में भाजपा की, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, असुरक्षित हैं। वहां पे तमाम
घिनौने जो हरकतें हैं वो सब हो जाती हैं, सुरक्षा नहीं होती है महिलाओं के लिए। लेकिन उनके लिए कोई स्कीम नहीं निकाली, उनकी राहत के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली। महंगाई का सामना 18 सालों से कर रही हैं, गरीबी का सामना 18 सालों से कर रही हैं, घर में संकट है 18 सालों से। राहत कब दी? चुनाव के 2 महीने पहले। चुनाव के 2 महीने पहले एक स्कीम निकाली कि हम आपके खाते खोल दो, आपके खातों में हम पैसे डालेंगे, हर महीने डालना भी शुरू कर दिया चुनाव से पहले, ये सोच के कि जनता बेवकूफ है, ये सोच के कि महिलाओं को बेवकूफ बना सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, इन बातों को बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही खेल आपके साथ खेला जा रहा है और यही खेल खेला जाएगा अगर आप भाजपा की सरकार लाएंगे। आप देखिए आसपास क्या है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां भाजपा की सरकारें हैं, उनकी तुलना करिए। मेरी बातों पे मत जाइए। आपको ये लगता होगा कि चलो ये तो कांग्रेस की नेता है, तो बोलेगी कांग्रेस के पक्ष में, इसने तो आलोचना करनी ही है भाजपा की, और भाजपा वाले हमारी करेंगे, हम भी कुछ कहते हैं उनके बारे में, वो भी कहते हैं। मैं कहती हूँ मेरी बातों पे जाओ ही मत। मैं कहती हूँ तमाम नौजवान बैठे हो, शहर है, यहाँ इंटरनेट है, जाके देखो। जो छत्तीसगढ़ में तुम्हारे दोस्त हैं या मध्य प्रदेश में हैं या हिमाचल में हैं, वहाँ पूछो। अपनी यहाँ राजस्थान की स्थिति देखो, आपकी क्या स्थिति है। यहाँ आपको राहत मिल रही है, यहाँ किसान के कर्ज माफ हुए हैं, यहाँ पुरानी पेंशन की स्कीम लागू भी है, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इसको एक कानून बनाएंगे। यहाँ महिलाओं के लिए कितने काम किए हैं, ये सब चीजें हुई हैं आपके आंखों के सामने, आपका अनुभव रहा है। तो आप अपने अनुभव पर जाओ, अपने विवेक पर जाओ, लेकिन एकदम आंखें खोल के अपना वोट डालो। आज भाजपा, राजस्थान की जो भाजपा है, एकदम बिखरी हुई है। मोदी जी इतना दौरा कर रहे हैं, इतने भाषण देते हैं, कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, विकास की तो नहीं करते। आपको कभी ये मिसाल नहीं देंगे कि मध्य प्रदेश में देखो हमने कितना काम किया। मैं यहाँ खड़ी होकर दे सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि अपने प्रदेश में कितना हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, राजस्थान में कितना हो रहा है। वो नहीं कह सकते। वो कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली डायरी की बात करते हैं कि नहीं? कहते हैं कि वैसी डायरी मिल गई। क्या खोज रहे थे वो? मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में ढूंढते ढूंढते वो तो अपना सीएम फेस ढूंढ रहे हैं, अपने सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं, वही नहीं मिल रहा। आपने वो फोटो देखी है, मोदी जी की जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के, और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में, यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेज दें उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं, अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया, राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये नौबत हो चुकी है उनकी, अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। तो आपके साथ छल हो रहा है। अब आप जागरूक बनेंगे, आप आंखें खोलेंगे तो आप इस छल को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप अपने जीवन का अनुभव देखेंगे, ये देखेंगे कि जो गहलोत जी की सरकार है उसने क्या क्या काम किया है आपके लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि जितना विकास, सब विकास जो है एक निरंतर होता है, विकास कभी रुक नहीं सकता। हम आज 10 चीजें करेंगे, 10 और करनी पड़ेंगी, ये होता है विकास, चलते चले जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई पूरी तरह से हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि कोई प्रयास नहीं छोड़ा। कि जब गहलोत जी कहते हैं कि आप जितना भी मांगो, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो मैं गहलोत जी को जानती हूँ, वो अपने दिल से ये बात कहते हैं। मैं जानती हूँ कि कितना काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, 4-5 बजे तक सोते नहीं हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो आपको कौन सी राजनीति चाहिए, आपको कैसी सरकार चाहिए, आप जब इसको चुनने जाएंगे तो आप देखिए, मैं जो कह रही थी आपसे मांगने आई हूं, मैं आपकी जागरूकता मांगने आई हूं।
वोट नहीं मांगने आई हूं, मैं जागरूकता मांगने आई हूं। आपने शुरू में कहा कि इस धरती पर गर्व है, आपने शुरू में कहा इस देश पर, इस प्रदेश पर गर्व है। जोर से चिल्ला के बोले, गर्व है ना तो इसकी हिफाजत करो, गर्व है तो अपने अधिकारों को समझो। जब नेता खड़े होकर कहता है कि मैंने दिया, उसको समझाओ तुमने कुछ नहीं दिया, जनता ने तुम्हें दिया है, उसको जवाबदेह बनाओ। ये धर्म की बातें, जाति की बातें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जब वोट की बात है तो अपने काम की बात सुनो और उससे काम की बात मांगो, उसको जवाबदेह बनाओ। और अगर वो आपके लिए काम नहीं करता और आपको लगता है कि इसने विश्वासघात किया है, तो बदल डालो। तो मैं इस आधार पर आपसे कह रही हूं कि जागरूक बन जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि हम राजस्थान में हमारी सरकार ने खूब काम किया है और हम इस काम को रोकना नहीं चाहते। अब सही दिशा में चल रहा है प्रदेश। सही दिशा ये है कि आपकी संपत्ति आपकी जेब में जानी चाहिए। आज जो केंद्र की सरकार है, आपकी संपत्ति छीन कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। चाहे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हवाई अड्डे हो। आज किसान 27 रुपए कमाता है एक दिन में, और अडानी जी 16,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आपके पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के हैं, सरकार ने उनके लिए खरीदे हैं और उन्हीं में घूमते हैं। 20,000 करोड़ का उन्होंने सुंदरीकरण किया है संसद भवन का। 70 साल पुराना था, उनको पसंद नहीं आया, लेकिन 70 साल से तो अच्छा खासा चल रहा था। 20,000 करोड़ खर्चे। जिस समय उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए, मालूम है आपको क्या था? कोरोना था। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे सड़कों पे, और ये सोच रहे थे सुंदरीकरण के लिए पैसे देने के लिए। और एक बात और बता देती हूँ, उस समय उत्तर प्रदेश के किसानों का जो गन्ना का बकाया था 15,000 करोड़ रुपए था भाइयों। 15,000 करोड़ का बकाया, और सरकार कह रही थी तुम्हें नहीं दे सकते, और हजारों करोड़ रुपए माफ करते हैं अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। तो ये सरकार, छोटे जो उद्योगपति हैं, छोटे जो कारोबार चलाते हैं, ये दुकानदार हैं जो मेहनत करते हैं ईमानदारी से दिन रात, उन पे क्या, उनको क्या मिला? जीएसटी मिली, नोटबंदी मिली। आप लोग देशभक्त हो, सब देशभक्त हो, आप कतार में खड़े हो गए। उसके बाद कोरोना आया, आपको कोई राहत नहीं मिली। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को सहारा, सहायता, कर्ज माफ, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, और आपके बारे में कौन सोचेगा? तो आप सोच लीजिए, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना भविष्य मजबूत बनाना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, तो कांग्रेस की सरकार को जिताओ, 5 साल और दो। कुछ घोषणाएं हैं कि अगर सरकार वापस आएगी तो 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में जो सिलेंडर मिलेगा, महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे, 2 रुपए प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा, ताकि आवारा की पशु की जो समस्या है ये कम हो जाए। सरकारी कॉलेज के पहले साल में विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी, या लैपटॉप या टैबलेट। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक की बीमा मिलेगी। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा का गारंटी होगा, और जो ओपीएस है, जो पुराना पेंशन है, उसको हम एक कानूनी गारंटी बनाएंगे। तो देखिए, भाजपा बिखरी हुई है, हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हमारा एक एक नेता आपके लिए समर्पित है। सही तरह की राजनीति अपने प्रदेश में है, उसको कामयाब करो, उसको 5 साल और दो, ताकि आपका प्रदेश आगे बढ़ता चले जाए और रुके नहीं। मैं जानती हूं कि अगर आप अपने विवेक के इस्तेमाल को करेंगे और आप समझदारी से सोच समझ के अपना वोट डालेंगे और वोट अपने ही पक्ष में डालना चाहेंगे, तो आप कांग्रेस के हर उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। थोड़ा जल्दी बोली हूं आज, क्योंकि मैं जानती हूं आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं।